हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। कि जैसा कि लेक्चर नंबर 10 तक हमने डिस्कशन कर लिया है। लेक्चर नंबर 10 तक में हमने डिस्कशन किया है चैप्टर सेकेंड को, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम को, जिसमें बेटा लास्ट जो डेरिवेशन था वो अनंत लंबाई के अचालक चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, जो आया था बेटा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर बेटा एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी निगेटिव प्लेट है, तो केंद्र पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पॉजिटिव प्लेट है, लेफ्ट साइड राइट साइड और बेटा सेंटर में। ये भी बेटा हमने पीटीआर पढ़ा था। तो ये इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन होगा। लेकिन बेटा इसके साथ साथ हम कुछ गॉस के प्रमेय के महत्वपूर्ण तत्व पढ़ेंगे, यानी कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। कुछ अच्छे अच्छे से पॉइंटों का डिस्कशन होगा। तो आपको ये डेरिवेशन तो लास्ट है, लेकिन इसके बाद एक टॉपिक का और डिस्कशन होगा, यानी कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गॉस थ्योरम। तो बेटा बहुत एनर्जी के साथ आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि 2026 का एग्ज़ाम आपको पता है कि फरवरी में होगा। ठीक, तो उसका कहने का मतलब आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अब समय ज़्यादा नहीं बचा, लेकिन सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है सर जी। अरे भैया सिलेबस ज़्यादा है तो आज ही से स्टार्ट कर दो ना। आज सोच रहे 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, 15 अगस्त आ जाए तब स्टार्ट करेंगे। अरे भैया लड्डू वड्डू खा लेंगे जब स्कूल वालों का, तब इसके बाद सोचेंगे कि पढ़े। अरे भैया डाटा आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, आपको सिंपल सा पढ़ना ही तो है, और क्या करना है। सिंपल सा मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करो और बेटा आप एक एक वीडियो देखते जाओ और आपको नोट्स बनाते जाओ। क्या दिक्कत है, कितना आसान है। उसको आप बहुत हाइप क्रिएट कर रखे, अरे ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना। अरे स्टार्ट तो करो। गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से ही नहीं निकले। भैया आप तो निकलो तो कम से कम। सोच रहे हैं लखनऊ कैसे जाएंगे। अरे लखनऊ जाने के लिए पहले घर से रेडी होके तो घर से बाहर तो निकलो। घर ही से प्लान बना रहे हैं कि बताओ यार लखनऊ हम कैसे जाएं, या लखनऊ कैसे जाएं। तो बेटा कम से कम घर से तो बाहर निकलो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप स्टार्ट तो करो, किसी भी दिन से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए बेटा, स्टार्ट कीजिए। तो जैसा कि आपका डेरिवेशन है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। देखते हैं बेटा ये डेरिवेशन क्या है। तो इसमें सबसे अब जैसा कि आपको पता है डेरिवेशन का डायग्राम होता है। माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का क्या है बेटा, चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का क्या है, अपने पास चालक तार है। ठीक बेटा, अभी इस चालक तार का क्या होगा। माना कोई अनंत लंबाई का क्या है बेटा, अपने पास चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का कोई क्या है, चालक तार है। ठीक है, अब ये अनंत लंबाई का क्या है, सीधा थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, माना कोई अनंत लंबाई का कोई क्या है बेटा, चालक तार है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, ये जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या संचित है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या संचित है, प्लस क्यू आवेश संचित है। अभी भैया ये बेलन बहुत खाते पीते घर का लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा परफेक्ट डायग्राम बनाया जाएगा। हमें लग रहा सीधी लाइन ही नहीं खींचेगी। ठीक है, अब ये माना कोई अनंत विस्तार का चालक तार है। माना कोई अनंत विस्तार का कोई क्या है बेटा, चालक तार है। माना कोई अनंत विस्तार का कोई क्या है, चालक तार है, जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा, आवेशित है। इसके केंद्र से इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, या इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, पी है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एल लंबाई के काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बेटा, डी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। तो कर लो बेटा कल्पना, काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं,
कल्पना करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और उठा दिया जाएगा अभी। काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा? कल्पना करते हैं। काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हाइड कर दी जाती है। काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा? कल्पना करते हैं। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा? कल्पना करते हैं। काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है, अब ये काल्पनिक है, ये क्या है बेटा? कल्पना कर रहे हैं। लेट्स एज्यूम दैट क्या करते हैं कि ये कोई क्या है, अपने पास बेलन है, सिलेंडर है। ठीक है, इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, माना कोई अनंत लंबाई का क्या है बेटा? चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का कोई क्या है? चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का कोई क्या है बेटा? चालक तार है। माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी? गणना करनी। इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या हुआ, स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या क्या बेटा? स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एल लंबाई के काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल डी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा? डी है। अब प्लस की आवेश से कहाँ जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है बेटा? बाहर की ओर होती है। किधर की ओर होती है बेटा? बाहर की ओर होती है। तो भाषा एक बार और हो जाए। माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर एक स्मॉल आर व स्मॉल एल लंबाई के काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा? डी है। तो यहाँ पे भाषा लिख ली जाती है। माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके चालक तार है जिसके, माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके प्रति एकांक जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। प्लस क्यू आवेश संचित है। प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एल लंबाई के, स्मॉल आर त्रिज्या यहाँ पे लिखते हैं क्या? स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एल लंबाई के चालक तार की कल्पना करते हैं, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या है? डी है।
माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। इससे इसके चारों ओर आर त्रिज्या हुआ एल लंबाई के चालक तार की कल्पना करते हैं। चालक तार की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। चालक तार की क्या करते हैं, या आप कह सकते हैं बेलन की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बेलन की कल्पना करते हैं। तार की जगह आप क्या लिख ले, बेलन लिख ले। चालक बेलन की क्या करते हैं बेटा, कल्पना करते हैं। स्मॉल एल लंबाई के चालक बेलन की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डी है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, डी है। अब ये डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्या करने वाला बेटा, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई इक्वल टू में होगा वेक्टर ई डॉट डी होगा। वेक्टर ई डॉट में क्या होगा बेटा, डी होगा। जब डॉट हटेगा तो क्या आएगा, डॉट हटेगा तो अपने पास आएगा बेटा कॉस थीटा। डॉट हटने पे क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा आएगा। डॉट हटने पे क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा। अब चूंकि हमको पता है वेक्टर ई समांतर है किसके, डी ए के। वेक्टर ई समांतर है किसके, इसलिए बेटा थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। और आपको बेटा पता होगा काश 0 का मान कितना होता है, तो काश 0 का मान होता है बेटा 1 होता है। काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो डी फाई इक्वल टू में क्या बेटा, डी फाई इक्वल टू में, डी फाई इक्वल टू में क्या आ गया, तो डी फाई इक्वल टू में आ गया ई डी ए आ गया। अब क्या कर देंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका क्या, कौन सा रूप होता है बेटा, डी रूप होता है। ठीक है, तो समाकलन कर दो। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास फाई ई, और इधर क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई ए। अब बेटा किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसी को गॉस के प्रमेय कहते हैं बेटा। अब ई, अब ए की जगह क्या लिखेंगे, ए है बेलन। अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पे बेटा अपने पास एल, एच की जगह कितना एल है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो ई बराबर में क्या हो जाएगा, तो ई बराबर में हो जाएगा अपने पास, अब ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये गुणा में है, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आइए क्यू ऊपर ही रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आर एल। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, अब इसको ई बराबर लिख सकते हैं अपने पास, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, आर को इधर लिख लेते हैं और इधर इसको क्या लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं क्यू बटे में एल, क्यू बटे में बेटा एल। अब किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व होता है, किसी पृष्ठ का रेखीय पृष्ठ घनत्व जो होता है उसमें संचित आवेश तथा उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, लैम्डा से। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह लैम्डा लिख देंगे। तो बेटा अपना डेरिवेशन ड्राइव हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। तो ई इक्वल टू में क्या आ गया, ई इक्वल टू में आ गया लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक बेटा, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, या किसी बिंदु नहीं कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ई बराबर में होता है लैम्डा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट आर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, आर होता है। अब बेटा यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट। ध्यान समझेंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक बेटा, अपने पास 2 प्लेट हैं। ये ऊपर वाली प्लेट है एक पॉजिटिव प्लेट, कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। और ये नीचे वाली प्लेट कैसी है, नीचे वाली प्लेट है अपने पास निगेटिव है। नीचे वाली प्लेट कैसी है बेटा, निगेटिव है। अब ये नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है और ऊपर वाली प्लेट
पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट कैसी है बेटा, निगेटिव है। अब इसमें एक ड्रॉपलेट्स को रखा जाता है, इसमें एक ड्रॉपलेट्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है, यानी कि एक बूंद को रखा जाता है। तो बूंद पर ऊपर की ओर बल लगेगा, जिस बल को कहेंगे वैद्युत बल। क्या लगेगा बेटा, वैद्युत बल। F बराबर में क्या होगा, तो F बराबर में होगा QE होगा। ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, वो बल माइनस से किधर की ओर लगता है, प्लस की ओर। माइनस से किधर की ओर लगता है बेटा, प्लस की ओर लगता है। तो प्लस से माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर ऊपर की ओर वैद्युत बल लगेगा, लेकिन इस बूंद का कुछ ना कुछ तो भार होगा ना। तो नीचे की ओर क्या लगेगा, तो नीचे की ओर बेटा लगेगा भार के बराबर उसके W बराबर में क्या लगेगा, mg लगेगा। W बराबर में क्या लगेगा, mg लगेगा। W बराबर में क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। ठीक ठीक बेटा, ये इसी को भार के बराबर बोल दो, या इसी में F बराबर में क्या हो गया बेटा, mg हो गया। ठीक है, ये वही है, कुल मिला के उसके भार के बराबर क्या लग रहा, बल लग रहा। अब ऊपर की ओर वैद्युत बल लग रहा, नीचे की ओर भार की बराबर उसका बल लग रहा। तो कहने का मतलब जब ऊपर की ओर भी बल लग रहा, नीचे की ओर, तो ये संतुलन की स्थिति में आ गए। जैसे अब एक रस्सी है, कोई व्यक्ति 15 न्यूटन की बल से खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 15 न्यूटन की बल से खींच रहा है, तो दोनों पोजीशन किस पोजीशन में आ जाएंगे, संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। कौन सी स्थिति में आ जाएंगे बेटा, संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ पे भी बूंद कैसी हो जाएगी, संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति क्या होता है, तो संतुलन की स्थिति में दोनों बल क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगे। F बराबर में Q और Q बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा। एक तो फार्मूला ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बेटा QE बराबर में क्या हो गया, तो QE बराबर में mg हो गया। अब Q बराबर में क्या होता है, तो Q बराबर में होता है NE mg हो गया। अब बेटा n क्या होता है, तो n होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और E होता है वैद्युत क्षेत्र, m होता है बेटा द्रव्यमान और g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक बेटा, आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं, गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, कैपिटल G से गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल G होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, अब बेटा Q बराबर में क्या होगा, NE। अब ये Q बना रहने दो। अब E बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो E बराबर में अपने पास क्या लिख सकते हैं बेटा, QE। अब ये क्या हो गया, NE हो गया। अब यहाँ ध्यान समझना, न्यूमेरिकल बढ़ते हुए चले जाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह Q ही बने रहने दो। अब द्रव्यमान बराबर में क्या होता है, तो द्रव्यमान बराबर में होता है बेटा, द्रव्यमान बराबर में होता है आयतन इंटू में घनत्व। आयतन इंटू में घनत्व होता है। आयतन इंटू में क्या होता है बेटा, घनत्व होता है। तो द्रव्यमान बराबर में क्या होता है, आयतन इंटू में घनत्व। तो आयतन क्या हो गया V और घनत्व क्या हो गया रो, और ये क्या हो गया G, रो G हो गया। तो QE बराबर में क्या हो गया, V इंटू में रो G। अब बेटा जो बूंद होती है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है बेटा 4/3, 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि बेटा स्मॉल r त्रिज्या का कुछ ना कुछ होगा तो R हो गया और रो G हो गया। तो ये फार्मूला आपको हमने पढ़ा दिया, किस लिए, तो ये फार्मूले आपको हमने पढ़ा दिया न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। जबरदस्त है, इससे न्यूमेरिकल आपके बनेंगे ही, ये याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से आएंगे ही। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं। संतुलन की स्थिति में दोनों बल आपस में क्या होंगे, तो दोनों बल आपस में बराबर होंगे, और जब दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो बेटा ये बूंद संतुलन की पोजीशन में आ जाएगी, और संतुलन की पोजीशन में आएगी तो ये आपको फार्मूला प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब गॉस की प्रमेय के महत्वपूर्ण तत्व समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, डेरिवेशन तो लास्ट हो गया, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न बल क्षेत्र की तीव्रता के लिए बन जाए। तो पहला नियम इसमें बताया गया, नहीं पहला महत्वपूर्ण तत्व ये फैक्ट बताया गया कि गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रफलों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, तो कूलाम ने बताया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो कूलाम ने बताया था।
यही कूलाम ने बताया था, ठीक है बेटा, यही कूलाम का नियम है। तो कूलाम के नियम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं, उसी को कहते हैं, तो केवल उन्हीं क्षेत्रफलों के लिए लागू होता है। तो यानी कि पहली बात आपको समझ में आ गई कि गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रफलों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम क्या है? गॉस का नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों पे लागू होता है। यानी निर्वात एवं माध्यम दोनों पे लागू होने का मतलब, निर्वात मतलब वैक्यूम पे भी लागू होता है और बेटा मीडियम पे भी लागू होता है। किस पे लागू होता है? मीडियम पे भी लागू होता है, ठीक है। यानी कि निर्वात में भी लागू होगा और माध्यम में भी लागू होगा। तो गॉस का नियम जो है निर्वात और माध्यम दोनों में लागू होता है। पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग होता है। अब ये कौन सी बला है? ये मान लेते हैं अपने पास कोई एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ पर 4 कूलाम आवेश है, प्लस का, माइनस का 2 कूलाम है, अब प्लस का 2 कूलाम है। तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो Q क्या हो जाएगा? जिस रूप में हो जाएगा उसी रूप में जुड़ जाएगा, बटे में एप्सिलॉन नॉट, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया। तो फाई ई का मान कितना आ गया? तो फाई ई का मान आ गया 4 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेशों का अर्थ पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग से होता है। मतलब जो जिस साइन में होगा, जो जिस साइन में होगा उसी साइन में क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। उसी साइन में क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ जाएगा। अब गॉस नियम के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त पृष्ठ का चुनाव किया जाता है, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। मतलब गॉस के नियम के अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त पृष्ठ यानी कि जिस पृष्ठ का चुनाव किया जाता है उस पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। यह बंद, काल्पनिक तथा स्वैच्छिक पृष्ठ होता है। यह पहली बात तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि यह कैसा होता है? क्लोज लूप होता है। कैसा लूप होना चाहिए? यानी कि क्लोज पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए बेटा? क्लोज पृष्ठ होना चाहिए। यानी कि गॉस के नियम के लिए जो उपयुक्त आप आकृति का चुनाव करेंगे वो किसी भी प्रकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, घनाकार हो सकती है। यानी कि स्वेच्छा से जो आकृति आप सोच सकते हैं वो सभी आकृति गॉस के नियम का पालन करेंगी। यानी कि एप्लीकेशन के लिए आप उसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन बेटा एक ही है कि वो कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। देखो ये बात लिखी, ये बंद, काल्पनिक तथा स्वैच्छिक पृष्ठ होता है। यानी कि बंद और आपकी इमेजिनरी में, यानी कि इमेज किया गया जो है, इमेजिनेशन में जो है, यानी कि बंद और काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए। बेटा गॉस का नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स का मान है बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, इसमें मान लेते हैं चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज Q है, इसमें भी चार्ज कितना बेटा? Q। इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान होगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। यानी कि पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, पृष्ठ की आकृति पर निर्भर। तो इन सब से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर में क्या होगा? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन में क्या होगा बेटा? नॉट होगा। बंद, अब ये तो गॉस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। दैट्स इनफ। यानी कि कैसी भी आकृति उससे निर्भर नहीं करता। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल अप टू डेट होगा, फाई बराबर में Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश कैसे भी वितरित कर दी जाए, यहाँ पे Q/3 कर दिया जाए, यहाँ पे भी Q/3 कर दिया जाए, यहाँ पे Q/3 कर दिया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। यानी कि आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो Q/2 और प्लस Q/2 और बाई में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और आधा आधा मिलकर क्या हो जाएगा? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई? तो फाई ई की वैल्यू आ गई Q बटे में एप्सिलॉन नॉट आ गया। यानी कि बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। 7वां नंबर पॉइंट बेटा, Q नेट का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों की स्थिति पर भी नहीं करता। यानी कि आपकी पोजीशन कहीं पे भी आवेश की हो, इससे जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई का मान होगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान क्या होगा बेटा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये भी इसकी पोजीशन कहीं पे भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर में क्या होगा बेटा? Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। Q बटे में क्या होगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट होगा। फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। 3 चीजों पर निर्भर करता है।
मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। यानी इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो प्रकृति, माध्यम और मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे बेटा। ये चैप्टर भी हमने बहुत बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया बेटा। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक अहम भूमिका निभाएगा, एक गेम चेंजर होगा। तो इस चैप्टर को आप हल्के में न लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।